अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे एमलगम के बारे में। चूंकि डेंटल मटेरियल का हम एक सीक्वेंस हमने किया था इससे पहले, और हम डिस्कस कर रहे थे सीमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो एमलगम जो है वो भी सीमेंट के कैटेगरी में एक इम्पोर्टेंट डेंटल मटेरियल है, जो मोस्ट ऑफ्टन यूज होता है इज अ सीमेंट और इज अ फिलिंग मटेरियल और इज अ रिस्टोरेटिव मटेरियल। तो आज हम एमलगम को कुछ सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, देन क्लासिफिकेशन, फिर इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपोजिशन और साथ साथ में मैनिपुलेशन। सही है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप एमलगम को डिफाइन करते हैं तो एमलगम हमारे पास वो मटेरियल होता है या वो एलॉय होता है, मेटल एलॉय होता है। समझ में आई बात? मेटल एलॉय जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो मरकरी होता है। मतलब कि ये एक मेटल एलॉय है जिसमें एक हिस्सा जो है वो मरकरी का बना होता है, या एक सेक्शन जो है वो मरकरी का बना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मरकरी है, इट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ एमलगम। एंड देन आप यहाँ पर मेटल एलॉय ले सकते हैं, सिल्वर हो सकता है, टिन हो सकता है, सिल्वर टिन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, साथ साथ में इसमें जिंक हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इस साइड पे तो मेटल एलॉय जो है वो फ्लक्चुएट होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, लेकिन इस साइड पे जो मरकरी होगी वो एक कांस्टेंट कंस्टिट्यूएंट होगा एमलगम का। तो ये इसकी जनरल आप इसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। एमलगम की अगर आप क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एमलगम का सबसे बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। एमलगम को जनरली क्लासिफाई किया जाता है 3 क्लासेस में। सही है, 3 क्लासेस में उनको हम क्लासिफाई करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है। अच्छा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन आप मल्टीपल क्लास में भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अगर आप इसकी बेस को चेंज करते हैं। सही है, लेकिन हम उन क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं जो मेजर यूज होते हैं या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको मिलती है। तो हमारे पास एमलगम को पहले तो मेजर 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक उसमें बाइनरी एमलगम्स होते हैं, और मैं बता देता हूं कि ये किस बेस पे इन्होंने क्लासिफाई किया है और इसका मतलब क्या होता है। बाइनरी टर्शरी एमलगम हो सकते हैं आपके पास, एंड क्वाटरनरी एमलगम आपके पास हो सकते हैं। मोस्टली एमलगम को इन 3 क्लासेस में डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब होता है 2, 3 एंड 4। अब इनका क्या मतलब है 2, 3? बाइनरी का मतलब होता है वो एमलगम जो 2 कंस्टिट्यूएंट से बना होता है। सही है। टर्नरी एमलगम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कंसिस्टेंट है वो 3 है, और यहाँ पर जो है आपके पास वो 4 है। तो ये 2 कौन से हो सकते हैं, ये 3 कौन से हो सकते हैं, ये 4 कौन से हो सकते हैं। बाइनरी उन एमलगम को कहते हैं जो बने होते हैं सिल्वर प्लस 10। जो एमलगम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर प्लस 10 से बना होता है। सिर्फ और सिर्फ का मतलब यह होता है कि हम एक कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, एक तो मरकरी होगी, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये फॉर श्योर सही है। यहां पर अगर सिल्वर और टिन है तो इसको हम कहते हैं बाइनरी। दो आप मेटल एलॉय, आप इसको मेटल्स आप कह सकते हैं। टर्नरी से यहां पर अगर सिल्वर प्लस टिन प्लस कॉपर आ गया, 3 आ गए, सिल्वर प्लस टिन प्लस कॉपर आ गया, तो इसको हम कहते हैं टर्नरी। इसको हम क्या कहते हैं? टर्नरी। एंड देन अगर आपके पास यहां पर आप यहां लिख ले सिल्वर प्लस टिन प्लस कॉपर प्लस इंडियम, 4 चीजें आ गई, 4 मेटल्स हो गए, तो इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी एमलगम। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई कि हमने इसको बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटरनरी, और वो किस बेस पे? वो मेटल्स के बेस पे कि ये कितने मेटल्स से बना है। सही है। तो अगर सिल्वर प्लस टिन है तो बाइनरी, अगर सिल्वर टिन कॉपर है तो टर्नरी, और अगर सिल्वर टिन कॉपर इंडियम है तो क्वाटरनरी एमलगम। एमलगम को हम इसके अलावा मल्टीपल और जो है तरतीब है, मल्टीपल और जो बेसिस है उन पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एमलगम को क्लासिफाई किया जा सकता है एडमिक्स एंड अनमिक्स्ड। समझ में ये बात? एडमिक्स एलॉय एंड अनमिक्स्ड एलॉय, बाद में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एमलगम को इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई हाई कॉपर कंटेंट एंड लो कॉपर कंटेंट। अगर कॉपर कंटेंट किसी एमलगम में अप टू 4% है तो हम इसको कहते हैं लो कॉपर कंटेंट एमलगम एलॉय, और अगर कॉपर का जो कंटेंट है वो अबव 4% या अप टू 10% है या मोर देन 10% है तो उसको हम कहते हैं हाई कॉपर कंटेंट एलॉय। तो इसी तरह कॉपर के कंटेंट पे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं।
शेप आप पार्टिकल के बेस पे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिस तरह लेथ कट एमलगम एलॉय होती है, स्फेरिकल एमलगम एलॉय होती है। साइज के बेस पे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स जो एमलगम एलॉय के पार्टिकल्स होते हैं उसके बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ नोबल मेटल्स जो होते हैं, नोबल मेटल्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे भी आप एमलगम को क्लासिफाई कर सकते हैं। साथ साथ में अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ जिंक और एब्सेंस ऑफ जिंक, इसके बेस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिंक कंटेनिंग एमलगम एलॉय, जिंक नॉन कंटेनिंग एमलगम एलॉय। जिस तरह हमने कॉपर के बारे में बात की, कॉपर कंटेनिंग एमलगम एलॉय, लो कॉपर एमलगम एलॉय, हाई कॉपर एमलगम एलॉय, एडमिक्स्ड एलॉय, अनमिक्स्ड एलॉय, लेथ कट एमलगम एलॉय, स्फेरिकल एमलगम एलॉय। तो ये सारी जो है आप इसको मोर देन 6 बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मेजर क्लासिफिकेशन है और बाकी मैंने आपको बता दिए। फॉर रेफरेंस आप स्लाइड्स या बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप एमलगम की इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो ये हम क्लास 1 और क्लास 2 कैविटीज में अप्लाई करते हैं, मॉडरेट टू लार्ज कैविटीज, जो थोड़ी सी लार्ज कैविटीज होती हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एमलगम जो है उसमें दो, आप एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब कि एमलगम की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एमलगम में दो ड्रॉबैक ये है कि एक तो ये केमिकल रिटेंशन नहीं करता। केमिकल रिटेंशन का मतलब ये होता है कि ये टूथ के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, एनिमल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। इसके लिए आपने कन्वेंशनल कैविटी डिजाइन बनाना होगा, जिसके बिहास पे या आपने सेकेंडरी रिटेंटिव फीचर्स बनाने होंगे अगर आपने इसमें रिटेंशन अचीव करनी है एमलगम में। तो मोस्टली ये उन जगह या उन ओरल कैविटी या टीथ के उन एरियाज में इसको हम प्लेस करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अक्लूजल स्ट्रेस आता हो और जहां पर जो एस्थेटिक हो वो प्राइमरी कंसर्न ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिस एस्थेटिक होता है, ये टूथ कलर्ड नहीं है, सही है। तो इसकी जो जो अपीयरेंस होती है वो मेटालिक लाइक होती है, तो इस वजह से प्रॉपरली आप उनको उन जगह पे प्लेस नहीं कर सकते जहां पर एस्थेटिक जो होता है वो प्राइमरी कंसर्न होता है। तो इंडिकेशन में क्लास 1 और क्लास 2 की बात हो गई, मॉडरेट टू लार्ज कैविटीज, सही है। पोस्टीरियर एरियाज, पोस्टीरियर जितनी भी आप कह सकते हैं एरिया, वहां पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। एमलगम को इज अ कोर बिल्डअप मटेरियल भी यूज किया जा सकता है। अगर आपने कोर बिल्डअप करना है, सही है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ में एमलगम को आप क्लास 3 के अनएस्थेटिक एरियाज में भी यूज कर सकते हैं, सही है, कि जहां पर एस्थेटिक प्राइमरी कंसर्न ना हो। आप इसको इवन क्लास 4 में भी यूज कर सकते हैं जहां पर मॉइस्चर कंट्रोल जो हो, मॉइस्चर कंट्रोल वो डिफिकल्ट हो, मतलब कि आप उस एरिया को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते, तो एमलगम वहां पर भी इंडिकेटेड है। ये इसकी मेजर इंडिकेशंस हो गई। लेकिन प्राइमरी हमारा ये फोकस होगा कि जहां पर हमें क्या है, स्ट्रेस बियरिंग एरिया है, और दूसरी बात ये कि एस्थेटिक जो है वो प्राइमरी कंसर्न नहीं है। एमलगम को एज अ डाई मटेरियल भी यूज किया जाता था या अभी शायद एज अ डाई मटेरियल इसको यूज करते हैं, लेकिन एमलगम इन 5-6 चीजों के लिए, एमलगम की जो काउंटर इंडिकेशन है वो असल में इसकी इंडिकेशन की अपोजिट है। एक तो इंटीरियर में आप इसको यूज नहीं करते, क्योंकि इंटीरियर में हमारे पास जो एस्थेटिक होता है वो प्राइमरी कंसर्न होता है। क्लास 6 में हम इसको इंडिकेट नहीं करते, क्लास 6 एक्टिविटीज में आप इसको यूज नहीं कर सकते, सही है। और और जितनी भी एस्थेटिकली प्रोमिनेंट एरिया होती है, एस्थेटिकली प्रोमिनेंट एरिया, वहां पर हम इंडिकेट नहीं करते एमलगम को वहां पर हम इंडिकेट नहीं करते, इट्स अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो आप इसको सिंपली क्या कह सकते हैं कि भाई नॉट इन इंटीरियर, नॉट इन क्लास 6 एंड एस्थेटिकली प्रोमिनेंट एरिया, हम इसको यूज नहीं करते। अच्छा, एमलगम की एडवांटेजेस क्या क्या है? एक तो एमलगम की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ईज ईज एंड हैंडलिंग, सही है। हैंडलिंग थोड़ी इसकी मुश्किल है, बट यूज इसका जो है वो आसान है। रिलेटिवली इसका यूज या एप्लीकेबिलिटी जो होती है फॉर डेंटिस्ट वो इजी होती है। दूसरा बात है कि ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इनएक्सपेंसिव की बात करते हैं तो ये असल में हमारी कंपैरिजन होती है कंपोजिट के साथ, तो वहां पर आप अगर उनको कंपेयर करते हैं दोनों को, तो ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है, सही है। इसको ज्यादा आइसोलेशन की भी जरूरत नहीं होती। आइसोलेशन तो बेहतर है डेंटल मटेरियल के लिए, लेकिन ज्यादा अगर आप आइसोलेट किसी एरिया को नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट है उसका आइसोलेशन, तो एमलगम वहां पर आप यूज कर सकते हैं, और ये भी इसकी एडवांटेजेस में आ सकती है। इसके जो वियर रेजिस्टेंस है वो एक्सीलेंट है।
वियर रेजिस्टेंस इसकी बहुत अच्छी है, सही है। और पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी है एमलगम की, वो भी मिनिमम है। क्या है? मिनिमम पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी है एमलगम की। तो ये इसके आप कह सकते हैं कि 4-5 हमारे पास एडवांटेजेस हैं। तो अगर एडवांटेजेस के कंपैरिजन में आप इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ज्यादा है। एक तो मेटालिक टेस्ट, बहुत आम सी बात है मेटालिक टेस्ट, सही है। साथ साथ में कोरिजन, साथ साथ में आप मर्करी टॉक्सिसिटी की बात करें, मर्करी टॉक्सिसिटी। अच्छा, इसमें इसकी एक ये डिसएडवांटेज भी है कि अननेचुरल अपीयरेंस, टूथ कलर्ड नहीं है तो अननेचुरल अपीयरेंस। ये भी है कि ये केमिकल रिटेंशन नहीं करता, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। डिलेड एक्सपेंशन, डिलेड एक्सपेंशन जो है ये आप कह सकते हैं कि एमलगम की बहुत बड़ी मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, सही है। मैंने क्या क्या बातें कही, मेटालिक टेस्ट के बारे में बताया, कोरिजन के बारे में, मर्करी टॉक्सिसिटी, अननेचुरल अपीयरेंस क्योंकि टूथ कलर्ड नहीं है, एस्थेटिक इसकी बहुत कंप्रोमाइज होती है, केमिकल रिटेंशन नहीं करता। आपने कन्वेंशनल कैविटी डिजाइन बनाना होगा। कन्वेंशनल कैविटी डिजाइन का मतलब ये है कि आपने इतनी एक्सेसिव प्रिपरेशन करनी होगी कि आप कैविटी को इसी तरह डिजाइन कर ले, इसी तरह डिजाइन कर ले कि ये मटेरियल जब हार्ड होता है तो इस कैविटी से वापस नहीं निकल सकता। इसको वाल्स की जरूरत होगी, या ये वहां पर आप यूज नहीं कर सकते जहां पर कन्फाइंड वाल्स नहीं है टूथ की, जहां पर कंपोजिट इज यूज किया जाता है, लेकिन एमलगम को आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, एमलगम की जो कंपोजिशन होती है, एमलगम पाउडर की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो उसमें सिल्वर जो होता है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। अगर हम एमलगम की कंपोजिशन बात करें तो ये 5 चीजें जो है वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि एमलगम जो है मेजरली इन 5 चीजों से बना होता है, और हर जो इसमें कंस्टिट्यूएंट है उसकी परसेंटेज भी डिफरेंट है, और साथ साथ में एमलगम में उसके फंक्शन भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंट है, सही है। तो सबसे पहले हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर जो है उसकी परसेंटेज होती है 63 to 70%। 2 out of 3 जितनी भी हो बाय वेट या बाय वॉल्यूम जो है वो सिल्वर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ इंपार्ट करना एमलगम को। और जो क्रीप होती है, क्रीप का मतलब होता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इसमें वो फ्लो वाली कैपेबिलिटीज आ जाती है या डिस्टोर्शन हो जाती है तो उसको कम करता है ये सिल्वर, सही है। और सिल्वर का एक और मेजर फंक्शन भी है कि टार्निश हो गया या कोरिजन हो गया, जो मेटालिक प्रॉपर्टीज है, सही है, तो वो टार्निश के अगेंस्ट क्या शो करता है? रेजिस्टेंस शो करता है। ये सिल्वर का काम होता है। टिन जो है वो सेकंड मेजर इसमें होता है 26 to 28%, सही है। एक्सपेंशन को रिड्यूस करता है, सही है। जितनी भी एमलगम में डिलेड एक्सपेंशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक्सपेंशन होती है उसको रिड्यूस करता है। और लेकिन साथ साथ में ये स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज बनाता है। यहां तो इसकी बेहतर क्वालिटी प्रॉपर्टी है कि ये एक्सपेंशन को रिड्यूस करता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को भी साथ साथ में कंप्रोमाइज बनाता है। और टिन का सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट फंक्शन यह होता है कि जो मरकरी और एमलगम के दरमियान रिएक्शन होगी, जब आप इस पाउडर को बाद में मरकरी के साथ मिक्स करेंगे, जब आप क्या करते हैं इन दोनों को आप बनाते हैं, तो जब आप इसको मरकरी के साथ मिक्स करेंगे स्पेसिफिकली, तो क्या करेगा ये उस रिएक्शन को क्या कर लेगा? कंट्रोल करेगा, सही है। अच्छा जी, इसके बाद कॉपर आ गया। तो कॉपर जो है वो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंपार्ट करता है एमलगम को, और जो फ्लो वाली कैपेबिलिटी होती है, जो क्रीप वाली होती है, उसको डिक्रीज करता है। जिंक जो है वो गैसेस अगर एमलगम को खराब कर रहे हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके उनको साइड पे करता है, ऑक्साइड से बचाता है, या जो गैसेस होते हैं उनसे बचाता है एमलगम को, जिसको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ ऑक्साइड, सही है। और मार्जिनल फेलियर को डिक्रीज करते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ी होती है एमलगम में कि मार्जिन पे जो है उसमें फ्रैक्चर आ जाते हैं, मार्जिन पे इसमें क्या आ जाता है? फ्रैक्चर आ जाते हैं, क्रेक्स आ जाता है। तो जिंक जो है वो कोशिश करता है कि मार्जिनल जो फेलेवर होते हैं उसको मिनिमाइज कर ले। एंड लेकिन इसमें फिर एक बेड क्वालिटी क्या है कि जिंक साथ साथ में डिलेड एक्सपेंशन काज करता है। डिलेड एक्सपेंशन का ये मतलब होता है कि एमलगम जब सेट होता है तो सेट होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होता जाता है, और वो एक्सपेंशन जो होती है वो फिर जो टूथ के वाल्स होते हैं उस पर अननेसेसरी फोर्स अप्लाई करता है, सही है। और जो एंडियम होता है वो इसको प्लास्टिसिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक, जो उसका शाइनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्लास्टिसिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो देता है एमलगम को। तो ये एमलगम की कंपोजिशन हो गई। अब डिस्कस करते हैं एमलगम की प्रॉपर्टीज को, सॉरी प्रॉपर्टीज तो डिस्कस हो गई, अब डिस्कस करते हैं एमलगम की मैनिपुलेशन को। प्रॉपर्टीज में तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस हो गई ऑलरेडी, लेकिन इसमें जो मेजर प्रॉपर्टी एमलगम की होती है वो एमलगम की स्ट्रेंथ होती है स्पेसिफिकली, सही है। एमलगम की आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, टेंसाइल में ये बहुत वीक है।
और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मटेरियल्स कंप्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं तो टेंसाइल में थोड़े से वो फिर वीक होते हैं। तो ये टेंसाइल इसकी बहुत वीक है, कंप्रिहेंशन इसकी बहुत बहुत स्ट्रांग है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, इन चीजों को मैनेज करने के लिए प्रॉपरली हम इस तरह क्यूटी डिजाइन बनाते हैं, इस तरह क्यूटी डिजाइन बनाते हैं जिसको ट्रेडिशनल डिजाइन कहा जाता है या कन्वेंशनल डिजाइन कहते हैं उसको। हमने एमलगम की इसी तरह डिजाइन बनानी होगी, सही है, कि वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर कन्वर्ज और यहाँ पर वाइड हो, बेस उसका वाइड हो और ये यहाँ कन्वर्ज हो। तो ये क्यूटी डिजाइन जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को या कंप्रेसिव फोर्स को बहुत बेहतर तरीके से क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है ये डिजाइन, सही है, और ये टेंसाइल को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर लेती है। ये इस कैविटी डिजाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एमलगम की कैविटी डिजाइन होगी वो इसी तरह होगी, जिसको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल कैविटी डिजाइन कहते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एमलगम जो है वो केमिकल रिटेंशन करता नहीं और मैकेनिकल रिटेंशन के लिए इस कैविटी डिजाइन का होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज बनाते हैं। उसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर आप एमलगम को रूम टेम्परेचर से ओरल कैविटी के टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, मतलब कि आपने मिक्स किया क्लिनिक में रूम टेम्परेचर में और आपने उसको ओरल कैविटी में ट्रांसफर कर दिया, तो एमलगम जो है वो 15% तक इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो लास्ट हो जाता है। मतलब कि टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अगर आप जस्ट रूम टेम्परेचर से इसको ट्रांसफर करते हैं ओरल कैविटी के टेम्परेचर पे, तो 15% तक इसका जो स्ट्रेंथ है वो आप उसको लॉस करते हैं। अगर आपने इस एमलगम की टेम्परेचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, कितना कर दिया, 60, तो 50% जो एमलगम होगा वो अपनी स्ट्रेंथ को लॉस करेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आप इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ बाय डिफॉल्ट कम होती जाएगी। ट्राइयूट्रेशन किस तरह इफेक्ट करता है? स्पेरिकल एलाई में या स्पेरिकल पार्टिकल्स में अगर आप ट्राइयूट्रेशन ज्यादा करते हैं, ओवर ट्राइयूट्रेशन करते हैं, ट्राइयूट्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एमलगम, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑफ एमलगम को ट्राइयूट्रेशन कहा जाता है। तो अगर आप बार बार मिक्सिंग करते हैं या ज्यादा टाइम के लिए मिक्सिंग करते हैं और पार्टिकल्स की जो शेप है वो स्पेरिकल है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि आप पार्टिकल के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको खराब कर रहे हैं बहुत ज्यादा मिक्सिंग की वजह से। समझ में आई बात? तो फिर उनमें अगर आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर खराब कर रहे हैं एक्सेसिव मिक्सिंग की वजह से, तो उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। लेकिन अगर आपके पास पार्टिकल जो है वो लेथ कट या इर्रेगुलर पार्टिकल है, तो अगर आप ज्यादा मिक्सिंग करेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये तो वैसे भी इनका क्रिस्टल जो है वो लेथ कट है, रफ है, इर्रेगुलर है, ये ज्यादा मिक्सिंग की वजह से एक दूसरे में बेहतर मिक्स हो जाएंगे अगर आप ज्यादा टाइम के लिए मिक्सिंग करेंगे। लेकिन अगर आप स्पेरिकल में ज्यादा मिक्सिंग करेंगे तो आप इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी वो स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज हो जाएगी। मर्करी कंटेंट को जब आप इंक्रीज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो एलाइक कंटेंट जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर तो एक हिस्सा जो है हम एमलगम पाउडर का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अदर साइड में तो इसको हमने मर्करी के साथ मिक्स करना होगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे ओरल कैविटी में। तो जब आप इसको मर्करी के साथ मिक्स करते हैं और आपने एमलगम पार्टिकल या पाउडर को कम ले लिया, सही है, और एलाई को कम ले लिया और मर्करी के कंटेंट को ज्यादा ले लिया, तो फिर स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। हमने दोनों को बैलेंस में रखना है, ना मर्करी ज्यादा ना ये ज्यादा। लेकिन अगर मर्करी ज्यादा होती है तो स्ट्रेंथ बाय डिफॉल्ट कम होगा। क्यों कम होगा? कि यहाँ पर जो एमलगम के पार्टिकल है वो कम कंटेंट में शामिल हो गए। 100% है ना, 100%। तो अगर आपने 50% मर्करी ले ली, ठीक है, 50% आप ये पाउडर ले ले, लेकिन अगर आपने 60% मर्करी ले ली फॉर एग्जांपल 60% एंड देन आपने 40% आपने कंटेंट ले लिया एमलगम पाउडर का, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी कंटेंट जो है वो कम हो जाएगी, मर्करी ज्यादा हो जाएगी। मर्करी के अपने प्रॉपर्टीज हैं, मर्करी के अपने इसमें रोल है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो अनकास्ट आप द कंटेंट आप जब इंक्रीज करते हैं मर्करी का, तो उसके कॉस्ट पे आपकी स्ट्रेंथ एमलगम की कम हो जाएगी। सही है। कंडेंसेशन में भी ये है कि अगर लेथ कट पार्टिकल है, इर्रेगुलर पार्टिकल है, तो आप उसको प्रॉपर्ली कंडेंस कर ले ओरल कैविटी में। कंडेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब आप एमलगम को अप्लाई करते हैं एमलगम के पार्टिकल को, तो लेयर बाय लेयर आप इस पे कंडेंसर के थ्रू फोर्स अप्लाई करें ताकि ये अपनी जगह पे पहुंच जाए और ये एक लेयर में अरेंज हो जाए। तो लेथ कट के लिए तो बिल्कुल ठीक है, आप जितनी भी कंडेंसिंग करते हैं, लेकिन अगर स्पेरिकल के लिए आप कंडेंसिंग कर रहे हैं तो फिर आप उसके स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं एक्सेसिव प्रेशर के साथ, तो फिर जो है आपकी जो स्ट्रेंथ होगी एमलगम की वो कंप्रोमाइज होगी। तो ये फैक्टर जो है ये अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, कुछ ऐसे जो डिक्रीज कर रहे हैं स्ट्रेंथ को। ये नहीं है कि ये सारे फैक्टर या डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। एप्लीकेशन और हैंडलिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं, किस तरह आप इसकी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन को एमलगम की डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एमलगम की अब थोड़ी सी इसकी मैनिपुलेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैनिपुलेशन में ये है कि प्रोपोर्शन।
सही है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि हाउ मच कंटेंट ऑफ एमलगम विल बी मिक्स्ड विद मरकरी, कि मरकरी और एमलगम के कितने आपने कंटेंट लेने एक दूसरे के साथ मिक्स करने के लिए। तो भाई साहब हमारे पास प्री प्रोपोर्शन कैप्सूल्स आते हैं, कैप्सूल्स उसमें एमलगम और मरकरी होती है। सही है। कैप्सूल के दो हिस्से हो सकते हैं, एक हिस्से में एमलगम और एक हिस्से में मरकरी, आप दोनों के साथ मिक्स कर ले प्री प्रोपोर्शन में। सही है। तो प्री प्रोपोर्शन कैप्सूल इसके मौजूद होते हैं और वो सबसे बेस्ट तरीका है इसकी प्रोपोर्शन को डिफाइन, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री वालों ने उसको इक्वल अमाउंट में या जो अमाउंट हमें चाहिए मिक्सिंग के लिए उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया होता है और हम इनको फिर एक दूसरे के साथ क्या कर ले, डिस्पेंस कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ट्राइट्रेशन जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एमलगोमीटर में होती है। एमलगोमीटर एक हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें हम एमलगम और मरकरी को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। सही है। तो मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, आप उसमें वो डाल देते हैं कुछ कंटेंट एमलगम का कुछ मरकरी का और वो खुद ब खुद फिर उसको मैकेनिकली एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेता है प्रॉपर तरीके से। सही है। इसको एमलगमेशन भी कहा जाता है और ड्राई रोटेशन भी कहा जाता है। इसके बाद आपने एमलगम को ओरल कैविटी में ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर का क्या तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ओरल कैविटी है और आपने इसी ओरल कैविटी में क्या करना है भाई, एमलगम को प्लेस करना है। तो पहले आपकी डिजाइन जो होती है वो थोड़ी सी कन्वेंशनल टाइप होती है, फिर आप एक एक लेयर में एमलगम को अप्लाई करते हैं एंड देन आप उसको फिर कंडेंसर से कंडेंस करते हैं। फिर दूसरा लेयर एमलगम का अप्लाई होता है, फिर ये कंडेंस होता है, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, और इसको हम फिर प्रॉपर तरीके से इसको कंडेंसर से क्या कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से कंडेंस कर लेते हैं कि ये कैविटी में कंप्लीटली सेट हो जाए, बैठ जाए और कैविटी में कोई खाली जगह जो है वो ना रह जाए और ये कैविटी के हर कॉर्नर तक ये मटेरियल जो है मेक श्योर करते हैं कि ये स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पर आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है। फिर बर्निशिंग आती है कि कोई एक्सेसिव मटेरियल है, बर्निशर आप ले लेते हैं, एक्सेसिव मटेरियल है, मार्जिन पे एक्सेसिव मटेरियल है, यहाँ पर एक्सेसिव मटेरियल है, कैविटी में एक्सेसिव मटेरियल है, ऊपर है, हाई स्पॉट है, बाइट ऊपर लग रही है, तो आप बर्निशर से उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। देन कार्बर से या कार्विंग आप करते हैं। कार्विंग किस तरह होता है कि आप उसमें अगर कोई इनार्ट में रिस्टोर करना चाहते हैं, कोई डेवलपमेंटल ग्रुप से पिट्स एंड फिशर है, तो आप वो कार्बर से कर लेते हैं, इसको कार्विंग कहते हैं, कार्विंग कहते हैं। सही। एंड देन आपके पास फिर फिनिशिंग आ जाते हैं कि भाई आपके पास जितने भी फिनिशिंग इंस्ट्रूमेंट है, बर्ड्स हैं, एब्रेसिव्स है, मोल्ड्स एंड डिस्क वगैरह है आपके पास है, तो आप उनसे फिर क्या करते हैं, इसकी फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग कर लेते हैं और ये हमारे पास फिर एमलगम जो होता है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, इसकी जो मैनिपुलेशन वाला प्रोसेस होता है।